जैसा कि हम इतिहास के जानने के स्रोत में चौथा क्रम जो प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत के क्रम में हम चौथे क्रम में हैं और इससे संबंधित मैं आपको धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी विवरण के आधार पे चर्चाएं हमारी हो चुकी हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम चर्चा कर रहे थे और उस आधार पे हमने सिक्कों से जो जानकारी मिली है, सिक्कों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है, अब हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके दौरान हमने कहा था इनको हम पुरातात्विक साक्ष्य को दो भागों में बांट दिए थे। एक था अभिलेख के आधार पे, एक था सिक्कों के आधार पे। सिक्कों के आधार पे हमारी चर्चा हो चुकी थी, जैसा कि हमने बताया कि सिक्कों के संदर्भ में हम ये जाने कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। उसके बाद हमने ये चर्चा किया कि सबसे पहले सोने के सिक्के का जो विवरण मिलता है किसके शासनकाल में मिलता है, तो हिंद यूनानियों के द्वारा मिलता है। फिर हमने कहा शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में मिलता है, तो वो कुषाण वंश के शासक के अंतर्गत मिलता है। और इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में हम चलते हैं तो आपसे हमने चर्चा किया था कि सिक्कों के क्रम में ही चल रहे थे, तो सर्वाधिक जो है सोने का सिक्का आपने बताया था और हम लोगों ने चर्चा किया, वो जो था आपका गुप्त वंश था। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया था, सभी वंशों को एक क्रम में रख लिया। उसके बाद उनके सिक्कों के उनमें उन शासनकाल में जो सिक्के मिले थे उसकी चर्चा की गई। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए और कौन से सिक्के किस संदर्भ में मिला है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन रहा है जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो सकती है। अब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं अभिलेख के आधार पे। तो जैसा कि हम लोग क्या चल रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, और इस संदर्भ में हमने कहा था कि इसको हमने दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में बांट के हमने सिक्कों की चर्चा कर दी है। आज हम अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से अभिलेख कब आए और किस शासनकाल के अंतर्गत आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को जानिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभिलेख और उनके संदर्भ में जो शासक काल के द्वारा वो अभिलेख आया, बस उनके नाम जानेंगे और उसके बाद जब उस शासक को हम पढ़ेंगे तो वहाँ उस अभिलेख के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से विवरण मिलेगा। तो आज मेरा ये मानना है कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो दो आधार पे जो हमने बांटा है, उसमें हमने अब सिक्कों के आधार पे जैसे बताया, सेम वैसे ही अभिलेख के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको बताया गया कि भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के जनक किसको माना जाता है। तो आपसे बताया गया था कि सर एलेक्जेंडर आपके कनिंघम। ठीक है, वो नाम आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद ये भी हुआ कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा गया, तो वो चीज़ें आपको बताई गई और उसके बाद उनके क्रम को बताया गया। उसी माध्यम से हम चलते हैं अभिलेख के आधार पे। तो आइए, अभिलेख यह क्या होता है। अभिलेख जो है ये भी इतिहास को जानने के स्रोत में अभिलेख क्या है कि कोई भी शिलालेख हो, कोई भी ऐसा छाप जो एक अमिट छाप जो है जैसे पत्थरों पे लिख दिया गया और किसी पत्थर पे लिखा गया, स्तंभ पे लिखा गया, ये सब सारे चीज़ें आपके अभिलेख हैं। जो कि खुदाई करके लिखा गया, उस पर एक अमिट छाप बनाया गया जिससे वो चीज़ें आपको खुदाई करने के बाद जब वो पत्थर मिला तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उसके माध्यम से इतिहासकारों ने अपने इतिहास को जाना है। ठीक है, तो अभिलेख यही है। अभिलेख के अंतर्गत आपका शिलालेख भी आता है और उसके बाद आपका स्तंभ लेख आता है। शिलालेख क्या है, शिलालेख जब आप पत्थर को इस तरीके से एक चौड़े आकार में बना देते हैं और इस चौड़े आकार में अगर कोई चीज़ लिखा रहता है तो उसे शिलालेख कहेंगे, यानी जो शिलाओं पे लिखा हो या पत्थरों पे लिखा हो और ऐसा हो। और स्तंभ क्या है, स्तंभ का क्या होगा, एक जो कॉलम की तरह बना दिया जाए पत्थर को और इस पर कोई चीज़ आपको लिखा हुआ मिले तो आपका स्तंभ लेख हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। तो हम आते हैं अभिलेख के संदर्भ में। तो और एक चीज़ और है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को
अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी, ठीक है। इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, आए हुए प्रश्न हैं। तो हम क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी बहुत आसान है, कोई बहुत ऐसा लैंग्वेज नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं है कि आपको नहीं याद होगा। आप बार बार इस शब्दों को नाम चर्चा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अब अभिलेख आया कहाँ से? अभिलेख आया कहाँ से? भारत में अगर अभिलेख के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहा जाता है कि अशोक के शासनकाल में मिलता है, ठीक है। और कहा जाता है कि भारत में जो अभिलेखों का साक्ष्य मिलता है वो अशोक के शासनकाल में मिलता है। अशोक के माध्यम से अभिलेख लिखने का विवरण मिलता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं। और ये जो अशोक हैं, इनको कहाँ से जानकारी मिली? इन्होंने क्या किया? ईरान के जो थे, ईरान के एक जो शासक थे, ईरान के शासक थे डेरियस। ईरान के शासक जो थे डेरियस, क्या नाम है? डेरियस, ठीक है। ईरान के जो शासक हैं डेरियस हैं, इनके द्वारा जो है अभिलेखों को सर्वप्रथम जानकारी, अभिलेख की जो जानकारी मिलती है तो डेरियस के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? डेरियस के द्वारा। ये कहाँ के हैं? ईरान के हैं, ठीक है। इस शब्द को, इस वर्ड को आप याद रखिएगा। डेरियस जो कि ईरान के शासक थे, इनके द्वारा आपको अभिलेख लिखने का या अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं। इन्हीं का जो कॉपी करके इन्हीं का कॉपी माना जाता है अशोक। लेकिन उनको कहा जाता है भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में अभिलेखों के साक्ष्य किसके शासनकाल मिलता है? वो मिलता है अशोक। किसके? अशोक, ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अशोक, और अगर कहा जाए सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो डेरियस के द्वारा, ठीक है। और इन्हीं का टू कॉपी जो है, इन्हीं का नकल करके आपके जो है अशोक के द्वारा, या अशोक जो शासक थे, जो मौर्य वंश के थे, उनके द्वारा जो है ये चीज़ें लाई गई, अभिलेख, ठीक है। अब हम ये तो इसके थोड़ी से भूमिकाएँ थी, इतिहास था इसका। अब हम बहुत सारे अभिलेखों की चर्चा करेंगे और उसके माध्यम से हम शासकों के जो उस अभिलेख को किस शासक के द्वारा लाया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो आप जान गए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। और पुरातात्विक साक्ष्य को या पुरातात्विक को क्या कहा जाता है? आपको बताया गया था आर्कियोलॉजी। क्या बताया गया था? आर्कियोलॉजी। और न्यूमिस्मैटिक जो है वो क्या था? सिक्कों का अध्ययन था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। चीज़ों को आप सुनिए और खुद मनन करिए और अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि बहुत इतिहास बहुत कठिन है। इतिहास बस हमारी चर्चाओं का विषय नहीं है, इसलिए कठिन बन जाता है, ठीक है। अब देखो, सर्वप्रथम आपको जो एक मैं बता रहा हूँ कि अभिलेख जो है एशिया माइनर, इसका एक नाम और है बोगासकोई। ये क्या है? ये अभिलेख है। ये क्या है? अभिलेख है। ये क्या है? अभिलेख है। एशिया माइनर बोलिए या बोलिए बोगासकोई। ये अभिलेख हमें क्या बताता है? यह अभिलेख हमें ये बताता है 4 देवताओं का जिक्र इस अभिलेख में किया गया है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो देवताओं को हम बता रहे हैं उन देवताओं का किस अभिलेख के द्वारा, किस अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है? तो बोगासकोई अभिलेख। तो कौन कौन से हैं आपके? वो जो देवता हैं वो हैं, आपका लिख लीजिए देवता मित्र, वरुण, लिख लीजिए मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य।
मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, यह इन देवताओं का चर्चा किस अभिलेख में मिलता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछे भी गए हैं, इसलिए इनको हमें बताना जरूरी था। तो ये अभिलेख जो है आपके 4 देवताओं का वर्णन यहाँ मिलता है, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। इन नामों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछता है कि बोगाज कोई अभिलेख में इनमें से कौन देवताओं की चर्चा नहीं मिलती या किसका वर्णन नहीं मिलता है। तो नहीं में अगर ये चारों में से कोई नहीं है, चारों में से कोई अलग है तो वो नहीं में आएगा, तो इसलिए इस नामों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब दूसरी अभिलेख जो है वो है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। नाम बिल्कुल याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, तो ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह किसके शासनकाल में आया? ये कलिंग राजा खारवेल। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि किस शासक काल के अंतर्गत यह अभिलेख आया, तो आप बताएंगे कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। अशोक जो है, इनको जो है अशोक के शासनकाल, अशोक से ये हार भी गए थे। तो इस तरीके से हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा किसके शासनकाल में? खारवेल। कलिंग राजा खारवेल के अंतर्गत आया। और इस हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो है जिक्र मिलता है, भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। अब यहां से प्रश्न बनता है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बताएंगे कि हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र मिलता है। और यह किस शासक काल के अंतर्गत आता है? कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल के अंतर्गत। ये 2 हमारे अभिलेख हो गए, ठीक है। 2 अभिलेख के बारे में हम चर्चा कर लिए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये एक है नासिक अभिलेख। क्या है? नासिक अभिलेख। क्या है? नासिक अभिलेख। तीसरा है नासिक अभिलेख। यह अभिलेख में क्या बताता है? अब ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम अभिलेखों की चर्चा करेंगे और किस शासक के अंतर्गत आया उसकी चर्चा करेंगे। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के एक शासक थे, गौतमी बलश्री, ठीक है, गौतमी बलश्री। ठीक, हमें अभिलेख याद करने हैं और किस शासक काल के अंतर्गत आए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हैं और कूट वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें भी ये प्रश्न आ जाते हैं मिलान करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ठीक। नासिक अभिलेख किस शासक के अंतर्गत आया? गौतमी बलश्री। वैसे आप बहुत अपने से कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे नाक की बात हुई, नाक पे अगर बल देंगे तो आपका जो नाक है वो श्री के आकार में हो जाता है, जो गणेश जी के आकार में, श्री मतलब गणेश जी। तो नासिक और बल, मतलब इससे जोड़िए नासिक और बल, नाक पे बल दीजिए, नासिक बलश्री हो गए, ठीक। नासिक अभिलेख क्या है? गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख क्या है? गौतमी बलश्री। तो याद करने के बहुत सारे ट्रिक आप अपने से बना सकते हैं और इन चीज़ों को आप याद करने का आपको याद करना है, तो किसी भी तरीके से आप इसे याद करिए, ठीक। अब हो गया तीसरा अभिलेख हो गया। चौथे अभिलेख की तरफ हम चलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक काल के अंतर्गत आया, ये हमें जाना है। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रादामन, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक काल के अंतर्गत आया? रुद्रादामन, ठीक है। अब देखिए
अभी हम जैसे हम गौतमी बलश्री के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अभिलेख ये मिलेगा, तो वहाँ बढ़िया से अभिलेख को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम केवल अभिलेख पढ़ेंगे और किस शासन काल के अंतर्गत आया इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा। जब इन टॉपिक को हम रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे, बलश्री के बारे में पढ़ेंगे, खारवेल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे जो अभिलेख हम बता रहे हैं वहाँ भी चर्चा होगा और वहाँ विधिवत हो जाएगी। तो चीज़ें अभी याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन। अब इसको आप बना सकते हैं कि जैसे जून की गर्मियों के वजह से शरीर क्या होते हैं, एकदम रौद्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रौद्र रूप में, गुस्से में हमेशा आदमी रहता है। तो जून रुद्र, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ये आप बना सकते हैं, ठीक। ऐसे जोड़ के आप पढ़ सकते हैं। हाँ, एक यहाँ आप रुद्रदामन, वो बताने के चक्कर में ऐसा हुआ कि जोड़ने के चक्कर में कि जूनागढ़ और जून और रुद्रा हम जो बोल रहे हैं, तो रुद्रदामन तो मतलब जिस तरीके से आप इस चीज़ों को याद कर सके वैसे आप अपना ट्रिक बना लीजिए। तो मेरे हिसाब से जून की गर्मी और रुद्र, ठीक। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 4 अभिलेखों की चर्चा हो गई, 4 अभिलेखों की चर्चा हो गई। एक है बोगाचकोई अभिलेख जिसमें 4 देवताओं की जिक्र मिलता है। एक मित्र है, वरुण, इंद्र, नासत्य। और दूसरा है हाथी गुफा अभिलेख जो कि कलिंग राजा खारवेल के अंतर्गत आया है और इसमें जो है भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तीसरा है आपका नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलश्री के द्वारा या उनके शासनकाल में के अंतर्गत यह अभिलेख आया। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, यह रुद्रदामन के जो शासक थे उनके अंतर्गत आया, ठीक है। ये चीज़ें मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है एक प्रयाग स्तंभ लेख। क्या आता है? प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक। यह किस शासक काल के अंतर्गत आता है? प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त, किसके अंतर्गत? समुद्रगुप्त, ठीक। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के अंतर्गत आता है। अब बात ये कही जाती है अगर प्रयाग जोड़ेंगे तो समुद्र मतलब गंगा यमुना सरस्वती की जो है वहां संगम है, तो इनसे जोड़ते हुए आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के अंतर्गत आया है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के अंतर्गत आया है। अभी इसकी चर्चा और होगी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जब इस शासक के बारे में पढ़ेंगे तो इस स्तंभ लेख का जो है चर्चा और विधिवत होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें याद होना चाहिए, ठीक। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह समुद्रगुप्त के शासक के अंतर्गत आया। समुद्रगुप्त शासक के अंतर्गत कौन सा लेख स्तंभ लेख है? प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 6वां जो है आपका ऐहोल अभिलेख। क्या है? ऐहोल अभिलेख। ये सारे अभिलेख हम लोगों ने पेपर दिया है, उन पेपरों में पूछा भी गया है, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसको विधिवत याद करिए और इससे बिल्कुल जोड़ते हुए चीज़ों को याद करते चलिए। ऐहोल अभिलेख जो है किसके अंतर्गत आया? ये पुलकेशिन द्वितीय थे। ये शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। ऐहोल अभिलेख किस शासक के अंतर्गत आया? आपका पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में कौन सा अभिलेख आया? ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख, ठीक है। तो ये जो आप एक चीज याद कर सकते हैं, अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पुल है तो होल होगा, ठीक है। पुल और होल से आप संबंध बना सकते हैं, तो आपके याद करने का एक बढ़िया आपको तरीका मिल सकता है। पुल से संबंधित होल। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय शासक के अंतर्गत मिला है या उस समय था, ठीक है। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख के बाद मंदसौर अभिलेख।
मंदसौर अभिलेख। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किस शासक के अंतर्गत आया? तो ये मालवा नरेश थे, मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन। कौन से शासक थे? मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख। इनके तहत मंदसौर मालवा, ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन से जोड़ सकते हैं, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के अंतर्गत आया। तो ये बात आप याद करिएगा, मंदसौर मालवा नरेश, मंदसौर मालवा नरेश जोड़िएगा, जब जोड़ के पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के अंतर्गत आया, इस शासन के अंतर्गत आया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ग्वालियर अभिलेख। क्या है? ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख किस शासक के अंतर्गत आया? ग्वालियर अभिलेख किस शासक के अंतर्गत आया? तो आप लिख लीजिए प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, तो ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज के अंतर्गत आया। यह एक शासक हैं जिनके शासनकाल में जो है कौन सा अभिलेख मिला हमें? ग्वालियर अभिलेख मिला। ठीक है, तो चीजें याद होती भी जा रही होंगी। ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज के अंतर्गत मिला, प्रतिहार नरेश भोज के अंतर्गत मिला। आप अपना ट्रिक थोड़ा सा अपने तरीके से बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो भी सीधे सीधे चीज़ें को याद कर लीजिए। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज के अंतर्गत आया। इसी क्रम में आप देखेंगे आपका अभी इन अभिलेखों की चर्चा हम फिर से होगी जब हम प्रतिहार नरेश को पढ़ेंगे, जब हम यशोवर्मन को पढ़ेंगे, जब हम पुलकेशिन द्वितीय को पढ़ेंगे, तो ये सारे अभिलेख वहाँ पर फिर से मिलेंगे, तो वहाँ पर विधिवत चर्चा होगी। लेकिन अभी अभी जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वहाँ ये सब चीज़ें पढ़ लेने में एक चीज़ है कि चीज़ें सीधी सीधी चीज़ें हमको याद रहेंगी। ठीक है, अब जो है अभिलेख, अगला अभिलेख है एरड़ अभिलेख। कौन सा? एरड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरड़ अभिलेख। ठीक है, यह किस शासक के अंतर्गत आया? कौन सा शासक थे? भानुगुप्त। कौन थे? भानुगुप्त। कौन थे? भानुगुप्त। एरड़ अभिलेख जो है भानुगुप्त शासक के द्वारा मिला, उस शासन काल के अंतर्गत हमको एरड़ अभिलेख मिला। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको सती प्रथा का, जो सती प्रथा का साक्ष्य है उसमें लिखित साक्ष्य यहीं पर मिला, इसी अभिलेख में। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख में मिला, इस बात को जरूर याद करिएगा। ठीक है, सती प्रथा के बारे में जो लिखित साक्ष्य मिलता है वह किस अभिलेख में मिलता है? एरड़ अभिलेख में मिलता है। यह किस शासक के अंतर्गत आया? यह भानुगुप्त के अंतर्गत आया। ठीक है, इस चीज को आप जोड़ के याद करिएगा। ठीक, उसके बाद अगला नेक्स्ट देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त हो गए। उसके बाद आपका एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय हो गए। उसके बाद मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन हो गए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, आपका एक अभिलेख और है जो है शाहगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? शाहगौरा अभिलेख। शाहगौरा अभिलेख, इसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसकी चर्चा बहुत बार प्रश्न उसी संदर्भ में बनता है। इसमें खाद्यान्न को सुरक्षित या संरक्षित रखने का साक्ष्य मिलता है। खाद्यान्न को संरक्षित करने का साक्ष्य। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। इतिहास इसीलिए थोड़ा सा
इतिहास का जो टॉपिक है वो लेंदी इसीलिए हो जाता है कि अगर हम जो चीज़ें पूछी जाती है उसके बारे में अगर न पढ़ें और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लें तो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं हैं। तो आपको शाहगौरा अभिलेख क्या बताता है इस बारे में आप जान लीजिए कि खाद्यान्न को संरक्षित करने का साक्ष्य जो मिला है वो शाहगौरा अभिलेख में मिला है। तो ठीक है, इसी क्रम में बहुत सारी चीज़ें में अभिलेख की चर्चा हो गई। एक स्तंभ जो आपको हमने बताया अभिलेख जो होता है वो क्या है। अभिलेख जो है यह हमें बताता है कि जो है पत्थरों पे या बहुत सारे कहा जाए कि स्तंभ वाले चीज़ों पर जो लेख लिखा था वो लेख जो है आपको अभी भी बहुत सारे लेख जो हैं आपको इतिहासकार जो हैं उसको खोज रहे हैं और उसके माध्यम से इतिहास को बता रहे हैं। तो अभिलेख का काम यही है कि वो बहुत सारे लिखित साक्ष्य को बताया गया। लिखित साक्ष्य जो मिला उसके माध्यम से बहुत सारे अभिलेख थे। अब इन अभिलेखों को आप एक दो बार अगर सुन लेंगे पढ़ लेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे और किसके शासनकाल में आया ये बात भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्रम में थोड़ी सी और बात है जो कि आप केवल नोट कर लीजिए। अब आपके अभिलेख खत्म हो गए। अब आपका ये यूनिट जो है फर्स्ट खत्म हो गया। अब आपके साक्ष्य के बारे में जो चर्चाएं हो रही थी, चारों साक्ष्य जो है जैसे एक आपका धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण के आधार पे और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे, ये चारों साक्ष्य जिसके अंतर्गत मिला, ये सारे टॉपिक जो है इसी पे हम यहाँ पर लगभग एक टॉपिक समाप्त हो गए हैं। अब हम इतिहास को और विस्तृत में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे इतिहास में और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, बहुत सारे, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इन सब के संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये यूनिट आपका फर्स्ट खत्म हुआ। अब इसी संदर्भ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और इतना जो है जितना आपको हमने पढ़ाया है इसको आप ज़रूर नोट्स बना के बेहतर ढंग से पढ़िए। बेहतर अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपके काम की होंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कुछ शैलियाँ जो बनी, आप बहुत बार सुने होंगे। एक जो है आपका नागर शैली, द्राविड़ शैली, वेसर शैली, ये सब चीज़ें आपने सुना होगा। तो बस इतना हम उसमें बता देते हैं कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की है और जो आपका द्राविड़ शैली है वो दक्षिण भारत की है। ठीक है, और वेसर शैली क्या है? नागर शैली और द्राविड़ शैली की जो दोनों साक्ष्य, जो दोनों चीज़ें अगर किसी शैली में मिला तो उसे वेसर शैली कहा गया। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं अब अगली क्लास को आपकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अब जो है यूनिट फर्स्ट खत्म हुआ। अगर यहाँ से अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, उसको कमेंट के माध्यम से बताइए और सभी अभिलेखों को बढ़िया से पढ़िएगा। जहाँ तक चीज़ें बताई हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, उनको पढ़िएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।